मोड ऑफ Mode, कम्युनिकेशन। yes, mode of communication. Acceptance has to be made in a manner prescribed by the proposer. तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट पावर किसके पास है? ऑफरर के पास। जो प्रपोजर है, जो प्रपोजल लेके आया है, वो लिख सकता है कि यस आई वांट टू सेल यू माय होम। अगर आप मेरा घर खरीदना चाहते हो तो मुझे 10 तारीख तक एक लेटर भेज दो, या मुझे 5 बजे तक एक व्हाट्सएप भेज दो। सो वॉट एवर इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है? प्रपोजर। अगर उसने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो फिर नॉर्मल मोड से चलते हैं। जैसे अगर व्हाट्सएप के थ्रू आया है तो उस हिसाब से इंस्टेंट मोड चलेगा, अगर ईमेल के थ्रू आया तो ईमेल के थ्रू चलेगा। पर अगर उसने प्रपोजर ने कोई मोड प्रिस्क्राइब कर दिया है तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। आगे चलिए। When communication of acceptance is complete, अब ये 3 सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं जहां पे हमारी जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसको कंप्लीट माना जाएगा। नंबर 1, parties in presence of each other, contract. प्रेजेंस में है। अब आप और मैं इस टाइम पे प्रेजेंस में है, चाहे वर्चुअल प्रेजेंस है। आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दे दिया, तो वहां पे क्या है? एक्सेप्टेंस इजी है। कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड व्हेन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंक्लूड माना जाएगा जब हमारी एक्सेप्टेंस क्या है, वो कम्युनिकेट हुई है प्रपोजर को। उस टाइम पे क्या माना जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। तो आपने मुझे एक ऑफर प्लेस किया मानिक, मैं हाँ बोल रही थी, मैं हाँ बोल रही थी, पर आपको सुना नहीं, आपका नेटवर्क इशू हो गया। तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट मानेंगे? No, ma'am. वाई? Ma'am, communication हुई नहीं. कम्युनिकेशन कम पहुंची नहीं, Yes, है ना, कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। तो यही लाइन, अब लाइन रीड करो, यही कह रहा है वो। contract is concluded when acceptance is communicated to parties, to proposer. प्रपोजर। तो जो Yes. आपने मुझे ऑफर प्लेस किया, मैंने जब हाँ बोला, हाँ आपको सुना ही नहीं, नेटवर्क इशू हो गया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे रूल्स आते हैं लेटर्स एंड पोस्ट। क्या आपके क्लैट के पेपर में मैंने देखा था कहीं कि डिटेल रूल्स भी आए हुए हैं? तो भी आप जनरल पढ़ लो, मैं डिटेल भी पढ़ाती हूँ आपको। Okay. जनरल रूल एज टू लेटर्स एंड पोस्ट। क्यों? बिकॉज वी वेरी वेल नो कि ये 1872 का एक्ट है, और 1872 में तो हमारी रोड्स ही अच्छी नहीं थी। तो कम्युनिकेशन के सिस्टम कहाँ अच्छे होने थे, तो सब कुछ लेटर्स के थ्रू चलता था। सो दैट इज वाई इसके अंदर काफी सारे डिटेल रूल दिए गए हैं जो लेटर्स के थ्रू है। रीड कर दीजिए लेटर्स पोस्ट। Letters or post, general rule, contract is made at a place, letter of acceptance is posted. जनरल रूल क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट अ प्लेस वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। तो जहां पे भी हमारी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होती है वहां पे हम मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन गया। तो लेट अस सपोज, चलो आप एक बार रीड करो, मैं डिटेल में करवाती हूँ। आगे रीड कर लीजिए। The proposer becomes bound as soon as it is put in the course of transmission to him. हम्म। Acceptor communication of acceptance is received by the proposer, that is, it comes to the knowledge of the proposer. हम्म। अब इसको स्किप करो लेटर एंड पोस्ट को, क्योंकि अभी हम टेलिक्स वाला पढ़ ले, टेलीफोन वाला, फिर हम उसको करते हैं। आगे बढ़िए, टेलीफोन एंड टेलिक्स। तो Telephone, टेलीफोन तो हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया तब तो टेलीफोन भी इतने ज्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे। तो क्वेश्चन उठा क्या होगा अगर कोई टेलीफोन से बातें कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम कंक्लूड कब मानेंगे? तो उस टाइम पे बेटा एक केस आया जिसका नाम था भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। ये जो हमारा भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस है ना, इसी को लैंडमार्क मानते हैं, क्योंकि टेलीफोन का पूरा का लॉ इसी ने बताया। पर आंसर इजी है, आंसर इजी है, वही जो आपने और मैंने अभी डिस्कस किया। आंसर क्या है? जहां पे एक्सेप्टेंस मानिक बोल रहा है हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एक्सेप्टेंस सुनी है तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। रीड कर लीजिए। two case of non-contract, two person across a नहीं river. नहीं, टेलीफोन टेलेक्स, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। Okay, yes, ma'am. हम्म। When acceptance by telephone, the हम्म। con the contract is complete only when acceptance is received by offer. Acceptance is made at place where acceptance is received or heard. When acceptance by telephone, the contract is complete only when the acceptance is received by the offerer। तो क्या कह रहा है? जब भी हम एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो एक्सेप्टेंस कौन रिसीव कर रहा है? ऑफरर को रिसीव कर रहा है।
एक्सेप्टेंस इज मेड एट अ प्लेस वेयर इन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और हर्ड। तो एक्सेप्टेंस को कहाँ माना जाएगा, जहां पे एक्सेप्टेंस को सुना गया और हर्ड माना गया। तो लेट अस सपोज मानिंग आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, आप जलंधर में हैं, सपोज मैं कपूरथला में हूँ। तो अब हमारी जुरिस्डिक्शन कहाँ की बनेगी, कहाँ ये केस लाई करेगा। आपने, मैंने आपको एक ऑफर दिया, मैंने आपको एक ऑफर दिया, आपने हाँ कर दी। हाँ मैंने कहाँ पे सुना, कपूरथला में। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहाँ पे माना जाएगा, जहां पे हमारी एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है और हर्ड हुई है, वहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंक्लूडेड मान लेंगे। सो इन एनी केस जहां पे एक पर्सन इज इन जलंधर, अदर पर्सन इज इन कपूरथला, तो एक्सेप्टर ने प्रपोजर को हाँ जो बोली, अगर वो कपूरथला में उसने सुनी, तो कपूरथला में इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में मानेंगे। लिख लो यहाँ पे। इन केस द ऑफरर places an offer, an offerer places an offer to a person in Kapurthala via telephone. The person in Kapurthala says yes. 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 Full stop. This acceptance is heard. This acceptance is heard. This acceptance is heard. This is acceptance is heard by the proposer, by the proposer in Jalandhar. So here in the instant case, the contract will be considered concluded. The contract will be considered concluded. The contract will be considered as concluded. कहाँ पे माना जाएगा बेटा, कपूरथला में या जलंधर में? जहाँ पे सुना है जलंधर में। हाँ इन जलंधर। तो हमने कहाँ मानना है, जहां पे सुना गया उस चीज को हमने इम्पोर्टेंट मानना है। एक्सेप्टर ने हाँ बोला और प्रपोजर ने उसको सुना, उस चीज को हम मानेंगे कि देयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। आगे पढ़ लीजिएगा। टू केसेस ऑफ नो कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन कौन से केसेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जिस्टेंस में नहीं आता। वैसे तो सिंपल ही है। इसमें उसने कहा है कि मैं टेलीफोन कर रहा था, एक्सेप्टर ने हाँ बोला, पर टेलीफोन की लाइट रेंज कट हो गई। तो क्या कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया? नो। नो। दो पर्सन थे, वो आपस में ऊंची ऊंची शाउट करके बातें कर रहे थे कि क्या तुमने मेरी जमीन खरीदनी है। उसने बोला हाँ, पर जब वो हाँ बोल रहा था, ऊपर से एरोप्लेन क्रॉस कर गया और इस पर्सन को वो चीज नहीं सुनी। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया? नो। सो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। यही लिखा है, टू केसेस ऑफ नो कॉन्ट्रैक्ट। रीड कर लीजिए। यस। हम्म। Two persons across a river. One shouts an offer, but didn't hear another's reply because of aircraft's noise. No contract at the moment. हम्म। In case of telephone, if the line goes dead so that one doesn't hear others' words of acceptance, no contract at that moment. क्लियर हो गया बेटा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब हमारे बेटा जो रूल्स आते हैं पोस्ट के रिलेटेड, उसमें हमारे कई रूल्स हैं जो पोस्ट के रिलेटेड है। मैं उसकी आपको पिक्चर भेज रही हूँ। तो अब हम थोड़ा सा, आप ऐसे करो, पहले लिखिए थोड़ा सा उसके बारे में, फिर मैं पिक्चर भेजती हूँ। Okay. लिखिए। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। The communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person, when it comes to the knowledge of the person
to whom it is made. When it comes to the knowledge of the person to whom it is made, the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. That is acceptor. दैट इज एक्सेप्टर. क्लियर हो गया बेटा? ये कल भी कराया था. Yes, ma'am. यहाँ पे हमने वो गर्ल का केस लिया था. ठीक है, तो अभी भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. ए ए ने बी को बोला है क्या तुमने मेरा घर खरीदना है, राइट? तो ए उसको क्या भेज देता है, व्हाट्सएप भेज देता है कि वुड यू लाइक टू परचेज माय हाउस और वॉट एवर. जो बी है वो आउट ऑफ स्टेशन है और उसका फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसके फोन में डिसअपेयरिंग मैसेजेस वाला फीचर भी है, उसने ऑन किया हुआ व्हाट्सएप का. तो वो 6 महीने बाद जब घर आता है तो उसको वो ऐसा कोई मैसेज पढ़ता ही नहीं है, वो मैसेज डिसअपेयर हो गया होता है. तो क्या उसको प्रपोजल की कम्युनिकेशन मानी जाएगी? No. तो दैट इज वाई जो रूल है वो क्या कह रहा है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड. तो जब तक आपकी नॉलेज में वो प्रपोजल नहीं आता उसकी कम्युनिकेशन हम कंप्लीट नहीं माने जाएगा. एक और इंस्टेंस, लेट अस सपोज ए जो है उसका अपना फोन उसके टेबल पे पड़ा है और आपने मानिक ने उसको बोल दिया कि विल यू परचेज माय नोट्स दिस मच बग्स अमाउंट के साथ में लिख दी. अब उसने तो वो नोट्स नहीं देखे या उसने कुछ नहीं देखा, उसकी मदर ने देख लिया मोबाइल पड़ा हुआ, मदर ने यस करके लिख दिया. तो व्हाट डू यू थिंक दिस इज अ प्रपोजल वैलिड? No, ma'am. नो. व्हाई? इट हैज नॉट येट कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर. तो हमें डायरेक्ट उसी के नॉलेज में ये प्रपोजल पहुंचना जरूरी है. बट लेट अस सपोज अगर मदर ने यस करके साथ में उसको कह भी दिया कि बेटा आपको मैसेज आया था मानिका नोट्स खरीदने हैं, मैंने आपके बिहाफ पे यस करके भेज दिया. अब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी? आपसे नहीं जा रही, डायरेक्ट आपके मदर से जा रही है. मैम अगर वो भी यस कहता है कि उससे भी खरीदने से तो वैलिड होएगी. अगर नो भी कह देते तब भी वैलिड हो जाएगी. क्योंकि कई बार हम एजेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं, इम्प्लाइड एजेंट्स होते हैं कुछ, उनको कम्युनिकेट कर देते हैं. अगर तो इस तरह के वो पर्सन आपका एजेंट है, मदर फादर है, जो आपको जिस तरह का रिलेशनशिप है वहां पे वो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी. क्लियर हो गया बट बेटा? हाँ जी. एजेंट रिस्पॉन्स चेंज थोड़ी कर सकता है. मदर ने यस कह दिया, वो नो कहना चाहता था. तो आपने उसको उनको कोई ना कोई अथॉरिटी दी होगी ना. हम्म. प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में उनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होती है ना, अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता. तो यहाँ पे भी जो मदर है वो तो आपको अथॉरिटी देती है. ठीक हो गया? क्लियर? तो यस. क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इट कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड. तो उसको पता होना चाहिए, राइट? एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल, ए पोस्ट अ लेटर, ए पोस्ट अ लेटर विद एन ऑफर टू बी इन शिमला, टू बी इन शिमला, full stop. The postmaster puts up the letter, postmaster puts up the letter in the letter box of B's home. B's home. It was held until until B opens it up and contents. Read its contents. Full stop. It cannot be said that the communication of offer is complete.
Yes, ma'am. ठीक हो गया बेटा, पहला समझ आ गया। पहला हमारा क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट मानी की जाएगी, जब इसकी नॉलेज में आएगा। सेकंड है बेटा हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। अब सपोज वो शिमला में ही था, उसके लेटर बॉक्स में वो लेटर आ गई। अब उसने पढ़ा, पढ़ के उसने क्या कहा कि, पढ़ के उसने कहा कि हाँ मुझे तो ये घर खरीदना है, और वो नेक्स्ट डे जाता है और अपनी लेटर को पोस्ट कर जाता है। तो क्या प्रपोजर अपने इस जो उसका वो उसने प्रपोज किया है उससे मुकर सकता है, जब एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाती है उसके बाद? क्या आप अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते हो वंस द एक्सेप्टर सेज यस? कल काउंटर ऑफर किया था ना, मम्मी वाली एग्जांपल ली थी। तो उसमें Yes. हमने कहा था कि काउंटर प्रपोजल में क्या है कि एक पर्सन ने प्रपोजल किया, उसने कहा मैं जो सब्जी है 30 रुपए की बेचूंगा। अगर दुकान वाले ने हाँ कह दिया, तो क्या वो मुकर सकता है? नहीं नहीं, हाँ जी मैंने गलती से हाँ कह दिया, मैंने नहीं बेचनी 30 रुपीज की। नहीं कर सकता। आप लड़ना शुरू हो जाओगे ना उसके साथ। Yes. लड़ना शुरू हो गए ना, यही पुराने जो रूल्स हैं हमारे, यही रूल्स हैं हमारे जो इसमें दिए गए हैं, मतलब पोस्ट के सिस्टम में। वो कहता है जब भी जब भी एक्सेप्टर ने वो लेटर खोल के पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, द मोमेंट वो पोस्ट उसने कर दी, चाहे वो आपको पहुंची है चाहे वो आपको पहुंची नहीं है, एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा बाय दैट। ठीक है, कि ऑफरर, सॉरी, ऑफरर क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा बाय दैट, क्योंकि उसने ऑफर प्लेस किया था और अब दूसरा पर्सन हाँ कर रहा है। हमने जब प्रपोजल पढ़ा हमने क्या बोला कि प्रपोजल के केस में क्या होता है, हम प्रपोजल जब प्लेस करते हैं हमारी इंटेंशन क्या होती है, दूसरे की असेंट लेने की। अब दूसरे ने असेंट दे दी, अब मैं अगर मुकरूंगी तो मतलब मेरा मेंटल कॉग्निटिव फैकल्टीज अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, सो मैं अब भाई अपना जो मैटर है वो विड्रॉ नहीं कर सकती। क्लियर? लिखे, the communication of acceptance is complete. The communication of acceptance is complete as against the proposer, ब्रैकेट में लिखना offerer, as against the proposer, ब्रैकेट में लिखेंगे offerer, when it is put in the course of transmission to him, so as to be out of the power of acceptor, so as to be outside the power of acceptor, so as to be out of the power of acceptor. Example, 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 the person in Shimla comes back in the evening, comes back in the evening. The person in Shimla comes back in the evening and accepts the person in Shimla comes back in the evening and the offer accepts the offer. The very next day, he posts his letter of acceptance. He posts his letter of acceptance. Full stop. The moment he posts the acceptance, the moment he posts the acceptance, comma, the law puts an embargo, the restriction. The law puts an embargo, that is restriction, on the proposer that now he can't withdraw, now he can't withdraw or revoke his proposal, his proposal, because
Somebody has accepted it. Somebody has accepted it. Because somebody has accepted it, though, thou, it is in the course of transmission. Thou still it is in the course of transmission. But it bounds the proposer. तो प्रपोजर अपने जो ऑफर है उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि अगले इंसान ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है, चाहे वो एक्सेप्टेंस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ही है, और आप उसको अभी नहीं आपके पास आई, पर उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप विड्रॉ कर लोगे तो पुराने टाइम में जब सब कुछ स्लो स्लो चलता था, तो उसमें बड़े हेस्ट डिसीजन के बेसिस पे आप नहीं कर सकते काम। क्लियर हो गया बेटा? किसका किसका स्टेटस हुआ अब हमारा? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का हमने किसके रिलेटेड किया? एज अगेंस्ट प्रपोजर। अब लिखिए थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, इसमें लिखे द लॉ, द लॉ provides an additional benefit, the law provides an additional benefit to the acceptor, to the acceptor, that he can withdraw his acceptance, that he can withdraw his acceptance till it reaches the proposer, till it reaches the proposer, or on, or on the same time when the proposer reads the letter, when the proposer reads the letter, he can withdraw it, comma, the acceptor can withdraw it। समझ नहीं आएगा ना कि क्या लिखा है? Yes. एग्जाम्पल लिखो, फिर समझ आएगा। एग्जाम्पल, when the person in Shimla, when the person in Shimla posts his letter of acceptance, his acceptance, when the person in Shimla posts his letter of acceptance, it bounds, it bounds the proposer, it bounds the proposer, that is, he cannot withdraw his offer, but not the acceptor, as per law, but not the acceptor, comma, as per law, acceptor as per law। In the instant, full stop, आगे लिखिए, let us consider, let us assume, लिख लो, let us assume that in the same evening this person got a news, this person got a news that a theft has been committed, that a theft has been committed, that a theft has been committed,
on his own home, in his own home, theft has been committed on his house, and now all his savings, all his savings has been taken by the thief. ये अभी मुझे इसलिए भी एग्जांपल याद आ रही है, कल हम परसों हमारे घर के साथ वाले घर में चोरी हो गई, 2-3 घर छोड़ के, तो वो सब कुछ ही ले गए उनका। सो दैट इज वाई मुझे वो ये एग्जांपल ही माइंड में आ रही है। सो एंड क्या लिखा है लास्ट वर्ड? All his savings. All his savings has been taken by the thief. Now, before the letter reaches, before the letter reaches A लिया था ना हमने परसों? Yes, ma'am. Before the letter reaches A, he calls him, he calls him and say, I want to withdraw my acceptance. I want to withdraw or revoke my acceptance. Since I will not be able to pay you. Since I will not be able to pay you. तो क्लियर हो गया बेटा? जो हमारा एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर हमारा कब तक बाउंड नहीं माना जाएगा? जब तक वो चीज प्रपोजर के नॉलेज में ना आए। अगर वो चाहे, ऑफर उसको एक्सेप्टेंस मिलने से पहले भी वो उस चीज को रिवोक कर सकता है, एट द सेम टाइम भी रिवोक कर सकता है, बट आफ्टर दैट नहीं कर सकता। आगे लिखे नाउ इन दिस केस acceptance can be revoked. Now in this case acceptance can be revoked. नोट बना के लिखो, नोट बना के लिखो। Suppose letter of acceptance reaches A in the morning. कहाँ तक लिखा था बेटा हमने लास्ट? मैम लास्ट वो पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आप समझा रहे थे कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया फिर कि नोट लिखवा रही थी कि लिख लिया था? मैम नोट स्टार्ट की है, बस नोट ही। लाइन बोलना नोट की। द एक्सेप्टर कैन रिफ्यूज द ऑफर अंटिल। पूरी लाइन इससे पहले। इससे पहले दूसरा वाला था। ओके, लिखिए द एक्सेप्टर कैन return the offer, revoke the offer, return या revoke. The acceptor can revoke the offer until until it reaches until it reaches the acceptor can revoke the offer until it reaches the offerer until it reaches the offerer the acceptor can revoke the offer until it reaches the acceptor. आगे लिखिए suppose it reaches in the morning. Suppose the letter reaches in the morning.
and the acceptor reaches in the evening, and the acceptor reaches in the evening, and the acceptor reaches in the evening. Now, now the acceptance cannot be revoked. Now an acceptance cannot be revoked since a concluded contract has come into existence. Since the concluded contract has come into existence, the moment acceptance comes, the moment the acceptance comes, the moment the acceptance comes to the knowledge of the proposer, the acceptance comes to the knowledge of the proposer. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो पहला पॉइंट हमने क्या किया? एज रिगार्ड प्रपोजर, जब प्रपोजर अपना ऑफर प्लेस कर रहा है उस टाइम पे ये जो ऑफर है एक्सेप्टर की नॉलेज में जाना जरूरी है। तो जब तक उसकी नॉलेज में नहीं जाता तब तक किसी भी टाइम हमारा जो ऑफर है वो कैंसिल हो सकता है। अब हमारा जो एक्सेप्टर है, जिस दिन उसने लेटर पोस्ट कर दी उस दिन से हमारा क्या हो जाएगा? प्रपोजल बाउंड हो जाएगा, वो अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता जिस दिन उसने लेटर पोस्ट कर दी। पर लेटर सपोज अभी तक लेटर हमारी प्रपोजल को नहीं पहुंची तो एक्सेप्टर जो है अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है और एट द सेम टाइम भी कर सकता है। पर अगर वो लेटर एक्सेप्टेंस की प्रपोजल को पहुंच गई फिर एक्सेप्टर भी अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि कौन कब रिवोक कर सकता है? ठीक है, अब मैंने आपको एक पेज भेजा है, सेक्शन 4 है हमारा, उसको रीड कर दीजिए। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। रीड कीजिए। मैम फर्स्ट वाला, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। communication when complete. The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The communication of an acceptance is complete as against the proposer when it comes in a course of transmission to him so as to be put out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, as against the accept. ठीक हो गया? आगे चलिए। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। The communication of revocation is complete as against the person who makes it when it is put in into a course of action transmission to the person to whom it is made so as to be the power of the person who makes it. हम्म कोई डाउट है बेटा इसमें? No, ma'am. ओके, इलस्ट्रेशन रीड कर लीजिए आगे। As against, okay, illustration. A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of the proposal is complete when B receives the letter. हाँ, इसको मैंने फर्दर आपको बता दिया, रिसीव करने के बाद उसको रीड करना भी जरूरी है। ठीक है, अगर रीड रिसीव करके आपने ऐसे लेटर बॉक्स में पढ़ी थी तो वो हमारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसको रीड करना भी जरूरी है। आगे Hmm. चलिए। The communication of acceptance is complete नहीं, ये as भी है, बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। B accepts A's proposal by a letter sent by post. The communication of the acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A. A revokes his proposal by telegram. The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. It is complete as against B when receives it. हम्म आगे बढ़िए। बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, बीज रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज डिस्पैच्ड एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेस हिम। तो मैंने ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने आपको एक इजी एग्जांपल करा दिया।
ठीक है, उस बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। रूल यही है कि जब हम प्रपोजल की बात करते हैं, जो मैंने आपको एक गर्ल एंड बॉय का केस भी बताया था कि बी प्रपोजेस अ गाय, बॉय प्रपोजेस द गर्ल कुछ नहीं बोलती, वो हंसना शुरू हो जाती है, तो वो चीज हम कंप्लीट भी नहीं मानेंगे। नंबर टू, बी ने अगर मैसेज किया बाय व्हाट्सएप गर्ल को, गर्ल ने उसको पढ़ा भी नहीं और उसकी फ्रेंड ने उसको डिलीट कर दिया, तब भी हम अपना प्रपोजल कंप्लीट नहीं मानेंगे। जब तक वो इंफॉर्मेशन वो लड़की को नहीं पहुंचती तब तक उस प्रपोजल को कंप्लीट नहीं मानते। तो अब जो बॉय ने प्रपोज किया है वो इंफॉर्मेशन वो गर्ल के पास पहुंच गई है, अब वो रिप्लाई नहीं करती, हंस के चले जाती है, एक्सेप्टेंस भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। तो अब व्हाट इज द स्टेटस, हंस के चलेगी तो कोई हमारा कंट्रीब्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। बट अगर वो, अगर बी जो गर्ल है, जो जी गर्ल है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, आपको यस करते हैं, पर वो जो मैसेज है वो रास्ते में ट्रांजिट में ही हो, यस। आप वीडियो बन लीजिए मानिक। ओके मैम, वो मैं जगह स्विच कर रहा हूँ। ओके, पर लेटर सपोज वो मैसेज जो है हमारा रास्ते में ही है, मैसेज हमारा व्हाट्सएप पे ही है, अभी डिलीवर नहीं हुआ, तो उसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं कंप्लीट मानेंगे? क्योंकि जो एक्सेप्टेंस भी है वो एक्सेप्टेंस उस पर्सन की नॉलेज में आनी जरूरी हो जाती है। बट दिस पर्सन जो प्रपोजर है, जो गर्ल है, वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकती है किसी भी टाइम जब तक वो मैसेज उसको नहीं पहुंचता। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। तो अगर उस तरीके से नहीं याद रहेगा तो इस तरीके से याद रख लेना, किसी भी तरीके से याद रख लेना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ओके। राइट, चलिए अब हम नोट्स पे वापस आ जाएं अपने। नेक्स्ट आ गया बेटा, हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। पेज नंबर 20 पे ही है, रीड कीजिए। यस। हम्म, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। पेज नंबर 20। मैम मिल नहीं रहा। क्यों 20 पे आपने पढ़ा नहीं? टू केसेस ऑफ नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके नीचे बी पॉइंट है, काउंटर प्रपोजल से ऊपर बी पॉइंट। काउंटर प्रपोजल जिस पे हैशटैग, ओके उसके हाँ ऊपर। हाँ, उसके ऊपर है ना बी पॉइंट, यस मैम। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यस। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? जब आपने मुझे प्रपोजल दिया और मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया है, यस बोला है, उसके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई राइडर मैंने नहीं लगाया, और दोनों जो चीजें दोनों सोच रहे हैं वो सेम थिंग के बारे में सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू हाउसेज इन पुड्डा, मेरे दो हाउसेज हैं पुड्डा में, तो आपने मुझे पूछा मैम आप मुझे अपना घर बेचोगे, वो वाला जो पुड्डा में है? मैंने कहा हाँ खरीद लेना, हमारी आपस में नेगोशिएशंस भी हो गई। अब आप सोच रहे हो जो घर मैंने फेज 1 में बोला है, मेरा फेज 1 में है, मैं सोच रही हूँ वो वाला घर जो मेरा फेज 2 में है, दोनों के रेट्स में वो डिफरेंस होगा। फेज 1 का रेट कुछ और है, फेज 2 का रेट कुछ और है ना? दोनों के एरिया में भी सपोज डिफरेंस होगा, कोई 400 गज है, कोई 300 गज है। अब आप कुछ और सोच के बात कर रही हो, मैं कुछ और सोच के बात कर रही हूँ, तो क्या वहां पे जो ऑफर हो रहा है, जो एक्सेप्टेंस हो रही है, वो सेम प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो रही है? नो मैम। नो। हम दोनों की आपस में जो कंसेंट है वो किस तरह की होगी? विशिटेड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब भी हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस टाइम पे हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम का मतलब है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग एट द सेम टाइम ऑन द सेम पॉइंट, कि हम सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, कंसेंसस एड इडम कर रहे हैं, तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। क्लियर हो गया बेटा? ओके, यस। नेक्स्ट पेज पे आइए, क्या पॉइंट है हमारा? प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस क्या होती है? मैंने कहा हाँ ठीक है, तुमने घर खरीदना है, माने खरीद लो, नो प्रॉब्लम, पर पहले मुझे एडवांस पेमेंट दो, क्योंकि जब तक मुझे एडवांस नहीं आएगा मुझे श्योरिटी नहीं आएगी, मैं एनओसी अप्लाई करने नहीं जाऊंगी, और एनओसी अप्लाई कराने के बाद रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं कर सकती। तो एडवांस पेमेंट से क्या हेल्प हो जाता है? आपकी जो इंटेंशंस है वो कितनी सिंसियर है वो हमें पता लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। जब भी कोई प्रोविजनल एक्सेप्टेंस कर देता है वो क्या कह देता है?
कि ठीक है तुम मुझे एडवांस दे दो, या मैं हाँ कह देता हूँ, पर अभी फाइनल अप्रूवल आना है उस पॉइंट के ऊपर। राइट, रीड कीजिए। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। Yes. Acceptance made subject to final approval is called provisional acceptance. It does not bind either party until final approval is received. हम्म, ठीक हो गया। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस क्या होती है? एक्सेप्टेंस मैंने हाँ तो कर दी है, और पर अभी मेरा फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी फाइनल एक्सेप्टेंस आना है। अब बेटा हमने एक कंसेप्ट किया था इनविटेशन टू ऑफर। उसमें हमने कहा था कि जितने भी हम सेल्फ सर्विंग स्टोर्स के ऊपर जा रहे हैं, या जितने भी हम बुक्स के कैटलॉग पढ़ रहे हैं, या शॉप्स के बाहर कोई नोटिस होता है वो पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। और जब हम वो कॉमोडिटी उठा के बिलिंग काउंटर पे नहीं जाते, तो हमारा एक्चुअल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तब तक नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आता। तो ये चीज रीड की थी ना। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन होता है जो टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं ना, हम बहुत सारे लोग टेंडर डालते हैं। ठेका 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 कैंटीन कोर्ट में, ये वाला कैंटीन का ठेका देना है, उसका भी टेंडर निकलेगा, छोटी छोटी चीजों का। Mm, तो जो टेंडर्स होते हैं, कहते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टेंडर? इज इट एन ऑफर और इज इट एन इनविटेशन टू ऑफर? तो आपको क्या लगता है? Ma'am, invitation to offer. हाँ, क्योंकि टेंडर लोग डालते हैं, उनमें से एक जाने का अप्रूव हो जाता है, जिसका Yes. अप्रूव हो जाता है उसका ही ऑफर, फिर उसी की एक्सेप्टेंस चलती है। बाकी सब लोगों के लिए टेंडर क्या है? एक इनविटेशन टू ऑफर। रीड कर लीजिए। Tender is an invitation to offer, standing open until the offer continues. हम्म। When tender is approved, it becomes a standing offer. Standing offer is an offer which remains open for acceptance over a period of time. हम्म। A standing offer thus can be revoked or withdrawn before order has been placed. हम्म। तो ये जो बेटा कई जगह पे जो टेंडर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, और मैंने आपके साथ टेंडर कर दिया, ठेका कर दिया, कुछ इस तरह का कर दिया कि 1 साल तक जितना भी मेरे का ऑयल यूटिलाइज होगा, वो मैं आपके पेट्रोल पंप से लेना है। अब मुझे आज तो पता नहीं है मेरा 1 साल तक कितना ऑयल यूज होगा, एस्टिमेट हो सकता है पिछले बेसिस पे, पर टाइम एंड अगेन मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूंगी ना कि 100 लीटर्स ऑयल चाहिए, 200 लीटर्स ऑयल चाहिए, 50 लीटर्स ऑयल चाहिए। तो वो किस तरह का ऑफर है? इट इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, जो कहाँ तक चल रहा है? 1 साल तक। इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मैं छोटे छोटे ऑर्डर्स डाल रही हूँ, उसको मैं कैंसल आउट भी कर सकती हूँ। राइट, आप भी मना कर सकते हो कि मैंने ये नहीं करना, तो उसकी लाइबिलिटी हमारी उस तरीके से चलेगी। Clear? But we have to remember one thing here is tender is an invitation to offer. Then next topic है revocation। मैंने समझा दिया आपको। Yes. रिवोक करना, ऑफर को रिवोक करना और प्रपोजल को रिवोक करना। हाँ जी, आप बताओ मुझे। प्रपोजल जो ऑफरर ने जो ऑफर दिया है, वो कब तक उसको रिवोक कर सकता है? जब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। हाँ, यस। जब तक एक्सेप्टेड उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक रिवोक कर सकता है। दैट मीन्स अब मैंने आपको पूछा है कि क्या मानिक आप मेरा घर खरीदेंगे? ऑफर दिया है ना। अभी आपने एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं की, सपोज आपने 2 दिन बाद पोस्ट करनी थी, तो मुझे 2 दिन का टाइम मिल गया। मैं किसी भी टाइम आपके पास ओरली जाके अपना ऑफर रिवोक करवा सकती हूँ। बट जिस दिन आपने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, अब मेरा ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? राइट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने बेटा। देन हो गया हमारा रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस कैसे कैसे रिवोक हो सकती है? जब तक प्रपोजर अपना प्रपोजल कैंसिल नहीं कर देता। नहीं, जो प्रपोज नहीं, एक्सेप्टर। अब रिवोक प्रपोजल ऑफर तो एक्सेप्ट हो गया है ना। यस। एक्सेप्ट हमने कर दिया, लेटर पोस्ट कर दिए। अब क्या लेटर पोस्ट करने के बाद हमारी एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? नो। बेटा वही लिखवाया ना मैंने आपको, कि जो एक्सेप्टेंस है अभी रास्ते में है, तो मैं भाग के जल्दी तरीके से जाके या जाके उसको रोक भी सकती हूँ कि लेटर अभी रिवोक करनी है। अभी जब यस। तक वो एक्सेप्टर के पास नहीं पहुंचती, ऑन एंड बिफोर दैट मैं उसको रिवोक कर सकती हूँ, आफ्टर दैट उसको रिवोक नहीं कर सकती। तो अभी तक अगर वो लेटर रास्ते में है, या अभी उसने खोली नहीं या खोल के पढ़ने ही लगा, उस टाइम तक मैं उसको रिवोक कर सकती हूँ। बट वंस उसने उसको रीड कर लिया, उसके बाद मैं उसको रिवोक नहीं कर सकती। पीछे क्या यस। ना शिमला वाला केस, जिसमें वो यस। बैंक करप्ट हो गया था, चोरी हो गई थी।
अब लेटर रास्ते में ही है तो उससे पहले ही वो जाके कह देता है भाई मेरे पास पैसे पूसे है नहीं अब, तो प्लीज मेरा ये जो ऑफर है उसको कैंसिल ही मानो। क्लियर हो Okay. गया बेटा? रीड कीजिए। Revocation of proposal, revocation of acceptance. हम्म पढ़िए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रेवोकेशन? वो नेक्स्ट वाले में इसका प्रिंट अच्छा, आउट वाला मैंने। है आपके पास ना नेक्स्ट वाला? मैम फर्स्ट टू निकाले थे मैंने, अभी देखा वो आगे के भी आए हैं। हाँ हाँ, मैंने सारे सेंड कर दिए थे आपको। वेट यस करूँ, निकाल के लेके आओगे या ऐसे कर लें? मैम, निकाला तो। ओके, मैं 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं आपकी। बट आई थिंक शायद यहाँ भी पावर कट होएगा, मैं एक बार पावर कट है, ओके फिर ऐसे ही कर लीजिए। सारी जगह है पावर कट आज। हाँ ओके। जी। नेक्स्ट आगे बेटा टेबल से रीड कर लीजिए, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। अब हम अपना प्रपोजल प्रपोजल हम किस तरीके से रिवोक कर सकते हैं? जो आपने हमें बोला कि अभी तक एक्सेप्टर ने तो पोस्ट नहीं किया, एक्सेप्टर की नॉलेज में है, तो जब तक एक्सेप्टर हमारा पोस्ट नहीं करता तब तक हम अपना जो ऑफर है वो रिवोक कर सकते हैं। तो उसके 3 4 तरीके हैं। नंबर 1, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, नोटिस ऑफ रेवोकेशन। हाँ वो नोटिस भेज देता है भाई एक्सेप्ट मत करना मैंने गलती से भेज दिया था ऑफर, या ये मेरे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं। तो इसमें नोटिस ऑफ रेवोकेशन जब वो पहले ही भेज रहा है तो उस टाइम पे वो उसको रिवोक हो सकता है। रीड कर लीजिए। As against the proposer, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete. As against proposer, but not afterwards. नेक्स्ट, Lapse of time. लैप्स ऑफ टाइम। उसने कहा था अगर आपको प्रपोजल मेरा पसंद है तो 4 दिन में रिप्लाई कर देना। Yes. अब आपने 4 दिन में रिप्लाई नहीं किया उस पर्सन ने, तो लैप्स हो गया ऑफर। तो ऑफर हमारा आप ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाता है। यस, नेक्स्ट। Failure of fulfillment of conditions. प्रेसिडेंट। Two types of conditions are there. One is the condition precedent, other is the condition subsequent. कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है? मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदो, तो कल सुबह 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा देना। तो सुबह भी होगी शाम भी होगी, आपने पैसे डिपॉजिट नहीं कराए, तो ऑफर रिवोक हो गया। यस। सो इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। बाय फेलियर ऑफ ए कंडीशन प्रेसिडेंट, जो मैंने कंडीशन लगाई थी, अगर आपने फुलफिल नहीं की तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक। नेक्स्ट। By death or insanity of the offerer. हाँ, तो मैंने आपको ऑफर प्लेस किया था, आपने हाँ करने से उससे पहले ही ऑफरर की डेथ हो गई, ये ऑफरर पागल हो गया। अब जहां पर डेथ हो रही है ऑफरर की या वो पागल हो रहा है, तो ऑफर हमारा ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा। Facts come to knowledge of offerer before he makes acceptance, then offer lapses. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट ऑल्सो। ये क्या कह रहा है कि लेटस, ये ऑफर तो तभी हमारा लैप्स होता है ना बेटा जब मैंने एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं की। Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं की तभी लैप्स करेगा, चाहे ऑफरर की डेथ हो जाती है आपकी एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले। पर अगर ऑफरर की डेथ नहीं, मतलब ऑफरर की डेथ हो गई पर आपको पता नहीं लगा, आपने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी है या कुछ भी है, कोई भी इस तरह का सर्कमस्टांसेस है, फिर ये ऑफर लैप्स नहीं करेगा। डेथ में भी ऑफर तभी लैप्स करेगा अगर अभी तक एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं हुई। क्लियर हो गया बेटा? यस। नेक्स्ट, 3 प्रिंसिपल्स। A, where the offerer gives acceptor an option to accept within a fixed period, he may withdraw it even before the expiry of that period. तो मैंने उसको कहा कि 5 दिन का टाइम है, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, हाँ ना जो करना है कर दो। Yes. अब इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो 5 दिन बाद ही लेटर भेज के मुझे हाँ ना करेगा, वो तो पहले दिन भी कर सकता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन। पर अगर उसने पहले 5 दिन में अभी तक हाँ ना नहीं की, मतलब एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं अपना ऑफर किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकती हूँ। ये तो हमने कर ही लिया, सेम बात ही की थी, वही रूल यहाँ पे एक्सप्लेन किया उन्होंने। आगे चलिए। देखिए केस है बेटा अल्फ्रेड शॉनलिक वर्सेस एमटीटी, उसमें भी यही फैक्ट्स थे। इसके अंदर क्या था? D left an offer to sell certain goods at the plaintiff office, allowing him 8 days to give his answers. फोर्थ डे डिफेंडेंट ने अपना ऑफर प्रपोजल रिवोक कर लिया, प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट किया उसको 5th डे। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? रिवोक हो गया 4th डे, इसने एक्सेप्ट किया 5th डे, तो ये हमारा जो ऑफर है उसको रिवोक ही कंसिडर किया जाएगा। राइट हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? रीड कर लीजिए नेक्स्ट।
B point. Notice of यस। revocation shall be deemed to have been served when it reaches the acceptor's address. हाँ, नोटिस ऑफ रेवोकेशन कब माना जाएगा सर्व, जब वो एक्सेप्टर के एड्रेस पे पहुंच जाए। तो जहां पे हमने कहा था बाकी बाकी केसेस में रीड करना जरूरी है, लेटर को रीड करना जरूरी है, आपकी नॉलेज में आना जरूरी है। पर नोटिस ऑफ रेवोकेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। कहता जब तक उसको उसने एक्सेप्टेंस रीड नहीं की, उससे पहले अगर कभी भी उसके घर के अंदर भी रेवोकेशन का नोटिस पहुंच जाएगा तो उसको रिवोक ही कंसिडर किया जाएगा। केस है बेटा 23 पेज पे, क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप भी है, आप आंसर देंगे। अ नोटिस ऑफ रेवोकेशन वाज सेंट बाय टेलिक्स। नोटिस ऑफ रेवोकेशन कैसे सेंड हुआ था, टेलिक्स से। इट वाज रिसीव्ड बाय द प्लेंटिव टेलिक्स मशीन ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स। तो वही होते हैं 10 to 5 के नॉर्मल बिजनेस आवर्स, उस टाइम पे मशीन के में भी चले गया। प्लेंटिव रेड द मैसेज द नेक्स्ट डे। तो अब वो बाउंड कब होगा, जब मशीन में वो नोटिस पहुंचा या जब उसने रीड किया, कब बाउंड माना जाएगा। जब वो पहुंचा। पहुंचा, यही आंसर है। बाउंड बाय द नोटिस व्हेन द मशीन रिसीव्ड इट। क्लियर। आगे चलिए। C. It is necessary that communication of revocation should be from the offerer or his duly authorized agent. तो कम्युनिकेशन ऑफ, और जैसे हम कहते हैं ना पंजाबियों के रिलेटेड ही बोलते हैं ये भी, पानी मार देना। हैव यू हर्ड द टर्म, कि किसी के बनते बनाए काम के अंदर कुछ अड़चन डाल देना। तो वो बोलते हैं कि जब भी किसी का रिश्ता पक्का होता है किसी को बताते नहीं है, या जब भी आप कोई कुछ इस तरह का कोई बड़ा बिजनेस वर्क कर रहे हो बताते नहीं है, लोग बहाने मार देते हैं। ऐसे एक टर्म नॉलेज यूज करते हैं कि लोग उस बनते काम को बिगाड़ देते हैं। तो ये जो चीजें है ना बेटा, ये इंडिया में ही है, पानी पुनी मारना फॉरेन में है नहीं। तो इंग्लिश लॉ के अंदर अगर किसी ने ऑफर रिवोक कर लिया और स्ट्रेंजर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई तुम साइन मत करो ना, उसने रिवोक किया है, तो इंग्लिश लॉ के अंदर वो चीज हमारी क्या है, सफिशिएंट मानी जाती है। पर इंडियन लॉ के अंदर हम इंडियंस की जैसे नेचर बोलती है पानी मार देना, पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो अपॉर्चुनिटीज कम है। तो इसलिए इंडियन लॉ के अंदर अगर हमें रेवोकेशन स्ट्रेंजर से आ रही है तो हम उसको गुड रेवोकेशन नहीं मानते, क्योंकि हम वही जो मैंने आपको एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी बताई कि हम कहते हैं कि जिसने ऑफर प्लेस किया है वही रेवोकेशन दे, कोई स्ट्रेंजर से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेंजर की नेचर कैसी लगती है, पानी मारने वाली, के जाते नहीं इनका काम हो। राइट। तो सी पॉइंट रीड कर लीजिए, याद भी रहेगा आपको। English law and Indian law. हम्म। English law, information from stranger is good to हम्म। Indian law, information from stranger is not good. हम्म। Case Dixon versus Dodos. बेटा ये जो केस है हमारा डिक्सन वर्सेस डॉट्स, ये जो केस है ये इंग्लिश केस है, इंडियन लॉ का केस नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें अगर रेवोकेशन कोई स्ट्रेंजर बताएगा हम उसको गुड रेवोकेशन नहीं मानते। ठीक है, तो याद रखेगा, ये केस में पढ़ देती हूँ, आप ही पढ़ लो चलो। P was informed by a third party that the property had already been sold to another. Valid as the third party informed valid and इंफॉर्मेशन वैलिड अंडर इंग्लिश नो नो कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको is थर्ड पार्टी ने रेवोकेशन के बारे में ये बताया था कि प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सोल्ड सेल ऑफ हो गई है। पर वहां पे इंग्लिश लॉ में अगर आपकी नॉलेज में ये इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसको वैलिड माना। पर इंडियंस तो थोड़ा बहुत झूठ मार ही देते हैं इन सारी चीजों में। तो इंडियंस के केस में हम ये वाला लॉ गुड लॉ नहीं मानते, इंडियंस में हम कहते हैं ऑफरर ही बताएगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं बताएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बेटा हमारा रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। principle as against the acceptor. The communication is complete when the acceptance comes to the knowledge of offerer, that is, when the teller of acceptance reaches letter of acceptance reaches the offer. बढ़िया, गुड एग्जांपल। Good example. A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by a letter sent to post. हम्म। B may revoke his acceptance at any time before at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterwards. क्लियर हो गया बेटा, सेम, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन उठा, इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन रीचेस टुगेदर,
अगर दोनों इकट्ठी आ गई, पोस्टमैन आया, उसने दो इकट्ठियां चिट्ठी दे दी, एक में रेवोकेशन थी, एक में एक्सेप्टेंस के बारे में, तो अब क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सिंपली अब दोनों इकट्ठी आई हैं तो हम माना जाएगा कि रेवोकेशन की लेटर पहले पहुंची है। यस। यस। समझ आ गया बेटा, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यस। नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने दो टॉपिक कर लिए, वन इज ऑफर, अदर इज एक्सेप्टेंस। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? कंसिडरेशन। जो मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन हमारी क्या होती है, तो मैंने आपको कहा था क्विड प्रो क्यो का जो एक्सप्रेशन हमने किया है लीगल मैगजीन्स में, समथिंग फॉर समथिंग, कि देयर आर नो फ्री गिफ्ट्स, कुछ भी फ्री में नहीं चल रहा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी क्या कह रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो काम है जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है, तो कुछ ना कुछ वो कंसिडरेशन मनी टर्म्स में किसी भी तरीके में वो है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपका वर्ड मनी नहीं यूज हुआ, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? कंसिडरेशन। क्योंकि पुराने टाइम में देयर वाज अ सिस्टम नोन एज बार्टर सिस्टम। सुना बार्टर सिस्टम? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है? मैम गुड्स डायरेक्टली गुड्स के लिए एक्सचेंज हो जाते थे। हम्म। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हम प्रॉमिस प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दे देते हैं, कई बारी गुड्स के बदले गुड्स दे देते हैं, सर्विसेज के बदले सर्विसेज दे देते हैं, या कुछ भी पैसे के बदले पैसे ले लेते हैं। तो कोई भी चीज हमारी एक्सचेंज जो हो रही है उसके लिए जो हमने वाइडर टर्मिनोलॉजी यूज की है, दैट इज अ कंसिडरेशन। राइट? सो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब कोई कंसिडरेशन किसी एग्रीमेंट में नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी, गिव एंड टेक नहीं होगा, वो तो डोनेशन बन जाएगी, ऑनरेडी एक्ट बन जाएगा। तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा नहीं, उसको आप कोर्ट में सू नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है? वॉइड, जीरो। रीड कीजिए। Consideration, it is the cause of promise, and its absence would make the promise ग्रेटिट्यूस, ग्रेटिशियस और बेयर प्रॉमिस, कि ऑनररी वर्क हो गया, डोनेशन हो गई, वैसी सेवा हो गई, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होनी जरूरी है। और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होती, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं न्यूटम पैक्टम। पैक्टम होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, पैक्ट वर्ड करते हैं ना, पैक्ट एग्रीमेंट। न्यूडम मतलब नेकेड, जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो न्यूडम कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो नेकेड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो जीरो लेवल का है। राइट? आगे चलिए बेटा। consideration as a return of quid pro quo. और क्विड प्रो क्यू, कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटर्न, कि तुमने मेरी सेवा की, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ दे रही हूँ। या इसके लिए जो हम लीगल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग आपने मुझे दिया, समथिंग मैं दे रही हूँ। Okay. Right? बेटा अब ये हमारी जो कंसिडरेशन होती है ना बेटा, ये थ्री टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन होती है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। समझेंगे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या हो गया? आप गए बुक शॉप पे और आपने बुक खरीदी और उसको पैसे दे के आ गए, तो क्या उसने आपको बुक दी, आपने उसको पैसे दिए, तो इसमें क्या एक्ट हो रहा है? प्रेजेंट में। जैसे इंग्लिश में नहीं मैम कराती प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट में जो एक्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटली हमने पैसे दे दिए और हमने अपना सामान ले लिया, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। आप गए, आपका बर्थडे था, केक ऑर्डर किया आपने, केक ऑर्डर कर दिया, 100 रुपीज एडवांस दे दिया आपने, उसने आपने कहा कि बाकी पैसे जब केक लेने आऊंगा तब दे दूंगा। तो इसके अंदर कंसिडरेशन कब मूव होनी है? केक ऑर्डर हो गया उसकी तरफ से, तो आगे आपने जो पैसे देने वो कब देने हैं? मैम जब फ्यूचर में। यस। फ्यूचर में, और सामान भी आपका फ्यूचर में आ रहा है। हो सकता है सामान आपका अभी आ जाए, कई बार उधार भी कराते हैं हम, और हम उसका जो रिटर्न कर रहे हैं वो फ्यूचर में कर लेते हैं। ये क्या होगी हमारी? फ्यूचर कंसिडरेशन। क्लियर हो गया? प्रेजेंट भी समझ आ गया, फ्यूचर भी समझ आ गया। अब हम समझेंगे पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है। लेट अस सपोज दिस अ पर्सन, ही वेंट टू जेल, ही वेंट टू जेल, तो पीछे उसका बेटा था, तो आप उसको ले आए, आपने उस बच्चे की टेक केयर की, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया सब कुछ। तो आफ्टर 3 इयर्स वो जो पर्सन था उसको कोर्ट ने सेट फ्री कर दिया। सो वो अपना बेटा ढूंढ रहा था, तो उसने देखा कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, इसकी तो कोई फैसिलिटी में कमी नहीं आई, तो ये हमारे घर में नहीं रह रहा, अब ये तो मानिक के घर में रहता है, और मानिक और उसकी फैमिली तो बहुत ध्यान रखते हैं।
So he comes to you, he says thank you, and he says मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपने आप कह रहे हो कि मैंने ये काम सेवा के लिए नहीं किया, मैं आई डोंट वांट एनीथिंग, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर वो कहते हैं नहीं, मैं तो दूंगा ही दूंगा। ये देखो, ये जो मेरी नई फिरारी जो अंदर खड़ी है वो आज से मानिक की। अब मानिक का भी मन ललचा गया, है ये फिरारी दे रहे हैं मुझे। तो मानिक कहते हैं चलो ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे फिरारी दे दो। तो वो अपने बच्चे को घर लेके चले जाता है। 3-4 दिन बाद वो सोचता है इसको फरारी क्या दूं, इतना कौन सा इसने कुछ कर दिया, मेरे बच्चे को भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, कौन सा कोई प्राइवेट स्कूल की फीस वगैरह भरी है, खाने पीने को वही वेस्ट खाना देते थे, कौन सा कुछ स्पेशल उसको चॉकलेट चॉकलेट्स ला के देते थे। तो उसका माइंड चेंज हो गया। पर क्या आप उसको सू कर सकते हो फरारी के लिए? No. नो। ओके, ठीक है आपका आंसर भी, कि वैसे बच्चे को तो आंसर यही लगेगा कि हम तो उसको सू नहीं कर सकते, मैंने तो जो काम किया था वॉलेंट्री किया था। बट ये लॉ क्या कहता है, किया तो आपने वॉलेंट्री काम था, पर अब जब वो आया उसने आपके साथ प्रॉमिस कर दिया, और उसने आपके साथ क्या कर दिया कि आई मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू टू हेल्प यू फॉर योर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, टू गिव कंसिडरेशन फॉर योर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। तो जो आपने मेरी पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज दी हैं उसके लिए मैं कोई कंसिडरेशन देना चाहता हूँ। अब जब उसने ये बात की तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो आप किसी ने कोई आप किसी के लिए आपने पास्ट में फ्री में काम किया, पर अगर उसने प्रॉमिस कर लिया कि मैं पास्ट में जो आपने काम किया है उसके लिए मैं कोई कंसिडरेशन मूव करना चाहता हूँ, अब वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसको सू करके अपनी फरारी ले सकते हो। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? So what are the three types of consideration we have here is that one is a present consideration, other is the future consideration, and the first one is the past consideration. So तीनों तरह की consideration हमारी valid consideration है, और इस basis पे हमारा contract existence में आ सकता है। Right? तो बेटा एक बारी definitions भी पढ़ लें हम 2-3 topics की, क्योंकि Yes. मैंने अभी आपको definition short करके बताई हैं, अब आपको easily समझ आ जाएंगी। मैं फोटो भेज रही हूँ, प्लीज एक एक करके रीड करेंगे। अच्छा, एक मैंने रूल बताया था आपको, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एन एग्रीमेंट। बताया था ना, एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एन एग्रीमेंट, Yes, एन ma'am. एग्रीमेंट व्हेन इट हैज द फोर्स ऑफ लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। Yes, ma'am. तो मैंने आपको तब ये भी बताया था कि ये तो छोटा सा रूल है, इसका बड़ा रूल भी आता है। तो पहले डेफिनेशंस पढ़ लो, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा रूल बताती हूँ आपको। मैम बट इसके हिसाब से तो फिर जो हमने लास्ट एग्जांपल करी उसमें तो कोई फोर्स ऑफ लॉ था ही नहीं। उसने वैसे ही कहा था कि वो अपनी फरारी दे देगा। फोर्स ऑफ लॉ नहीं था, यही फोर्स ऑफ लॉ है ना बेटा। ये पास्ट कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है यही फोर्स ऑफ लॉ है। ये अलाउ करती है कि किसी ने आपके लिए पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज की है, तो अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उसमें एग्रीमेंट कर लो, तो लॉ उसको अलाउ करता है और आपको वो दिलाएगा भी। मैम बट ये रिटर्न नहीं होना चाहिए सर। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। ओके। ओरल प्रूव करना तो वहां पे देखेंगे ना कोर्ट में कैसे प्रूव करना है। ओके। पर लॉ तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक हो गया बेटा? रीड कीजिए प्लीज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, सबसे पहला प्रपोजल ए पॉइंट। In this art, okay, when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view obtaining the assent of the other to such act or subsistence, he is said to make a proposal. प्रपोजल की डेफिनेशन क्लियर है? पूरा हमने समझा दिया। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, कि मैं ये काम करूंगा ये काम नहीं करूंगा, और वो जो स्टेटमेंट दे रहा है इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, वहां पे उसके अंदर एक हिडन मीनिंग है आपकी असेंट लेने का। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो विद इन इंटेंशन ले रहा है कि तुम आओ और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, with the view of obtaining the assent of another to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Clear है बेटा? Yes, ma'am. Yes, next पढ़िए। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. तो ये थोड़ा सा बड़ा आ गया अब हमारा,
कि जब प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉमिस। क्योंकि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था, जान जाए पर वचन ना जाए, है ना, ये बताया था ना इथॉस क्या है इसका, कि जान चाहे चले जाए पर वचन ना जाए। तो वो जो हमारी ओल्ड टाइम की सेइंग है उसको ही लीगली इन्फोर्स कर रहा है। ओल्ड टाइम की सेविंग्स क्या है कि दिस इज अ प्रॉमिस एंड आई विल इन्फोर्स माय प्रॉमिस। आगे पढ़िए। The person making the proposal is called the promiser, and the person accepting the proposal is called the promisee. प्रॉमिसी, आगे चलिए। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does. हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, डज और abstain फ्रॉम डूइंग, promises to do और abstain from doing। तो लीगल है ना, पास्ट प्रेजेंट, टेंसेस का फर्क है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। Yes, हैज ma'am. डन, हैज डन में क्या आ गया, पास्ट में, कि आपने कोई पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज की है। डज और abstain, प्रेजेंट, प्रेजेंटली आपने कोई सर्विसेज की है। और promises टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर। तो फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा कंडक्ट हुआ है, समथिंग सच एक्ट और abstinence और promise is called consideration for the promise। तो हमारा जो प्रॉमिस है उसके अंदर अब क्या इंक्लूड हो गई है, कंसिडरेशन। कोई भी प्रॉमिस हमारा बिना कंसिडरेशन के नहीं होता। अब पहले उसने क्या किया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन आ गई तो वो चीज क्या बनेगी, एग्रीमेंट। क्या बनेगी, एग्रीमेंट। और ये जो कंसिडरेशन है बेटा, जब प्रॉमिस के अंदर आएगी वो एग्रीमेंट बनेगी। अब ये एग्रीमेंट जब हमारा लीगली इन्फोर्सेबल होगा वो चीज क्या बन जाएगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा समझ आ गया या नहीं? Yes, ma'am. Aga. ओके, मैं एक और फोटो भेज रही हूँ, उसको भी रीड करेंगे। बेयर एक्ट की प्रोविजंस ही हैं आगे वाले। यस, रीड कीजिए। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. अब एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस, जो प्रॉमिस हमारा इधर से उधर जा रहा है, उधर से हमारी कंसिडरेशन आ रही है। तो जिस भी प्रॉमिस के साथ हमारी कंसिडरेशन भी आ रही है, और एक प्रॉमिस दूसरे का प्रॉमिस, क्योंकि कंसिडरेशन इज अ वाइड टर्म, it need not include only money, it include n number of things। तो every promise या set of promises जो इधर उधर जा रहे हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन आ रही है, वो चीज क्या बनेगी, एग्रीमेंट। आगे चलिए। एच Promises पॉइंट पढ़ो बेटा, बस वॉइड वॉइडेबल और वो है, वो तो मैंने आपको कराया हुआ है। एच पॉइंट पढ़िए। and agreement enforceable by law is a contract. और ये जो एग्रीमेंट है, नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ओनली द एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ दे बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एच की डेफिनेशन है, मैं याद करती थी हाथी की तरह, कि कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ हाथी, एच में दिया हुआ है ना, 2H, आगे जाके सेमेस्टर में याद है, काम आएगी ये बात। कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट आ गया और आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, अब आपको कंपनसेशन देनी ही पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता कैसे है, पहले एक प्रपोजल आता है, दूसरी साइड से एक्सेप्टेंस आ जाती है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा वो प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस जो एक दूसरे की कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट हमारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो चीज क्या बन जाती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा टेबल भेजा है मैंने आपको बेटा, फोटो खींच के वो आप अपनी नोटबुक में लिख ही लो अभी। प्रपोजल, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस equals to, proposal plus acceptance equals to promise, proposal plus acceptance equals to promise, then promise plus consideration equals to agreement, then agreement plus enforceable by law equals to contract। तो ये हमारे जनरल रूल समझ आ गया आपको बेटा? Yes, ma'am. बाकी भी पढ़ लीजिए, एफ जी
आई जे सारे पढ़ लो, ये आपको अब समझ है सारी हर चीज की। Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. तो रेसिप्रोकल है, मैंने आपके साथ किया, आपने मेरे साथ किया, आगे चलिए। An agreement not enforceable by law is said to be void. ये भी आपको पता है, जिसको लॉ हाँ नहीं करता, जैसे बाइगैमी हमने किया था, जिस शादी को लॉ ने हाँ नहीं कहा वो क्या बन गई, वॉइड। इसी तरह से एग्रीमेंट जिसको लॉ हाँ नहीं करता वो चीज क्या बन जाएगी, वॉइड। वो एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाएगा, वॉइड। तो आपने मुझे बोला कि मैम आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो, अपना फेस प्लास्टिक सर्जरी करा लो, और प्लास्टिक सर्जरी करा के सारे बच्चों का पेपर आप ही दे दो। बड़ी वैसे वियर्ड सी बात है। कुछ भी इस तरह की कोई भी बात, जैसे अभी पीछे अभी बेटा ये केस आया था, यही आपकी यूनिवर्सिटी है नारसी मुंजी लॉ, नारसी मुंजी, उनका एमबीए केटर का, उसके अंदर एक स्कैम पकड़ा गया था, जिसके अंदर जो पेपर देने जाते थे ना बच्चे, उनके रोल नंबर के साथ कुछ इंटरफेरेंस करके कुछ पुराने स्टूडेंट्स उनकी जगह पे पेपर देके आ जाते थे, और एज अ रिजल्ट वो सारे बच्चे पेपर क्लियर करते थे। तो जब इंटरव्यू होता था, फिर उनको लगा कि जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, जितना जितना इतना मुश्किल पेपर क्रैक किया है, इंटरव्यू में तो वो बोल ही नहीं पा रहा, तो कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, अभी तो आपकी बहुत चेकिंग होती है, सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह बनते हैं। सो इट कम्स टू नो कि वो बच्चे कुछ नाम नूम चेंज करके, कुछ आई कार्ड में चेंजेस करके पुराने स्टूडेंट से पेपर देने आ रहे थे। तो स्कैम अनअर्थ हुआ, उन सब लोगों के एडमिशन कैंसिल करके बाहर निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से। सो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट कि मैं तेरे पेपर पे हाफ पे पेपर दे के आऊंगा, कि या कोई हम दोनों मिलके कोई गलत काम करते हैं, वो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड। किस तरह का एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड। यस। नेक्स्ट। An agreement enforceable by law is a ये contract तो हमें and पता है, हमने पीछे पढ़ भी लिया सेक्शन 10 के एसेंशियल्स, कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी ऑन ऑफर, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस, देयर शुड बी कंसिडरेशन, द पार्टी शुड बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द पॉलिसी ऑफ लॉ, द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अनलॉफुल। ये सारा कुछ पढ़ लिया, तो जहां पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, वो एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट। an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने हिंदू लॉ में भी किया था। वॉइडेबल क्या होती है, कि अगर चाहो तो उसको वॉइड डिक्लेयर करा दो, नहीं तो वो चल सकती है। यही कराया था मैरिजेस में भी, यही कराया था, अगर चाहो तो उसको कैंसिल करा दो, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसी तरह से ये जो शादियां हैं, अगर हमने उसको वॉइड डिक्लेयर करा दिया तो कैंसिल हो जाएगी, अदरवाइज ये वैलिड ही रहेगी। पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि वॉइड कौन डिक्लेयर कराएगा, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ कोई गलत काम आपने किया है, सिर्फ वही पार्टी इसको वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, दूसरी पार्टी इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकती। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है आपको। Yes, one. हाँ जी, नेक्स्ट रीड कीजिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। A contract which ceases to be नहीं, बस enforceable. यहाँ तक बहुत है। नेक्स्ट अब नोटबुक में आ जाइए, प्रोमिसरी एस्टॉपल। Yes, प्रोमिसरी एस्टॉपल। मानिक एक मिनट बेटा, मैं होल्ड कर रही हूँ। हाँ जी मानिक, प्रोमिसरी एस्टॉपल स्टार्ट कीजिए। हम ये वो नोट्स में. हाँ जी बेटा, पेज नंबर 26। Okay. Promissory estoppel. Three cases. प्रोमिसरी एस्टॉपल का क्या मतलब होता है, एस्टॉपल का क्या मतलब है, क्योंकि तुमने कहा था इसलिए मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, नाउ Yes. आई एम स्टॉप। प्रोमिसरी एस्टॉपल का क्या मतलब होता है,
तुमने मुझे प्रॉमिस किया था और अब तुम मुकर नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर एस्टॉपल लग गया, अब तुम उस प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते। तो ये दो तीन केसेस हैं जो हमारे प्रोमिसरी एस्टॉपल की बात करते हैं। और ये जो प्रोमिसरी एस्टॉपल किस पॉइंट पे हो रहा है? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ऑफरर के प्रॉमिस पे। यस, रीड कीजिए, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। Durga Prasad versus Baldev. P built a shopping complex on the order of collector. हम्म। Shops came to be occupied by the defendant, who is in consideration of P having spending the money in construction, promised to pay commission on articles sold by him. हम्म। Held, no contract as plaintiff's act was the result not of promise but collector's order. अब इसके अंदर दुर्गा प्रसाद के केस में उन्होंने पूछा क्या प्रोमिसरी एस्टॉपल लग रहा है या नहीं। लेट अस सपोज यहाँ पुड्डा में एक मंदिर बने और वो बोल रहे हैं कि हम कम्युनिटी के सहयोग से एक मंदिर बना रहे हैं, तो आप लोग बताओ अपना क्या क्या सहयोग दोगे। और स्लिप के ऊपर लिख दो, मैंने लिख दिया मैं 10 लाख सहयोग दूंगी, आपने लिख दिया मैं 5 लाख दूंगी। ऐसे ही सब लोगों ने अपने पेपर पे लिख दिया कि हम इतना इतना सहयोग देंगे। उनको लगा अच्छा काफी सफिशिएंट अमाउंट है, लेट्स स्टार्ट द मंदिर। बाद में जब सहयोग देने की बात आई, मैं गायब, आप गायब। तो क्या वो आपको सू कर सकते हैं इस बेसिस पे कि आपने हमें प्रॉमिस किया था, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, आपके ऊपर प्रॉमिसरी एस्टॉपल लगा है। तो इस पॉइंट को हम अभी डील करेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन, बाद में आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक हो गया? अब दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदियों के अंदर पी कोई पर्सन था, उनको ऑर्डर हुआ था कलेक्टर का कि आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाओ। शॉप शॉप केम्स टू बी ऑक्यूपाइड बाय द डिफेंडेंट, और ये जो शॉप्स थी वो किसने ऑक्यूपाई करनी थी? डिफेंडेंट ने। हु इन कंसिडरेशन ऑफ पी हैविंग स्पेंडिंग मनी इन द कंस्ट्रक्शन, उन्होंने भी कुछ उसके अंदर मतलब पैसे दिए थे कि हम बना लेते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। प्रॉमिस टू पे कमीशन ऑन आर्टिकल सोल्ड बाय हिम, और उन्होंने प्रॉमिस किया था डिफेंडेंट्स ने कि हम जो भी हमारा सामान बिकेगा ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा तुझे उसमें से वो देते रहेंगे, कमीशन देते रहेंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है कि फैक्ट्स पढ़ के कि जो इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है वो किसके कहने पे बनाया है? कलेक्टर के कहने पे बनाया है या इन लोगों के कहने पे कि ये थोड़ा थोड़ा उनको दुकानों में से सामान बेच बेच के थोड़ा पैसे देंगे ताकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सके? मैम कलेक्टर के ऑर्डर से। तो इस पे प्रॉमिसरी का स्टॉपर लगेगा? नो नो। नो। ओके, नेक्स्ट। दुरास्वामी अय्यर वर्सेस अय्यर, रीड कीजिए। Yes. Duraswamy Iyer versus Iyer. Temple repairs were already in progress when the subscriptions were invited. तो टेम्पल हमारा ऑलरेडी रिपेयर चल रही थी टेम्पल पे, और उन्होंने लोगों से कहा कि भाई ये मंदिर बना रहे हैं, इसमें इतना खर्चा है, तो आप लोग अपना दान दून जो देना है दे दो। तो लोगों ने कह दिया कि हम इतना इतना दान दे देंगे, बाद में लोग मुकर गए। तो क्या मंदिर वाले उन लोगों को सू कर सकते हैं? ओके, आंसर पढ़ेंगे। Held that plaintiff who had promised to pay बट लेटर रिफ्यूज्ड। later refused was not liable. हम्म। सो जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया आपको कि पुड्डा के अंदर मंदिर बन रहा है और उन्होंने आप सबसे सब्सक्रिप्शंस इनवाइट की हैं, और उन्होंने कहा भाई इतना इतना, आपने कहा मैं इतना इतना दान दे दूंगा। तो कल को अगर आप मुकर गए तो क्या पुड्डा वाले आपको सू कर सके हैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल के लिए? नहीं। यस, ठीक है। पर लेट अस सपोज आप पुड्डा ने कहा कि हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आप लोग हमें 5 लाख दोगे तभी हम मंदिर बनाएंगे, नहीं तो हमने नहीं पंगा लेना। अब वहां पे आप बड़ी अच्छी स्पीच दे के आए हो कि मंदिर मंदिर इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट, we have a right to religion, we live in a secular country, and so we have a right to religion, so we can profess propagate our religion. So I think इस vicinity के अंदर मंदिर नहीं है, so it is important। और रिलीजन हर बच्चे की जरूरत है, उसको रिलीजन सिखाना हमारा राइट है, इस तरह की स्पीच देके साथ में आप प्रॉमिस कराए हो किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, 5 लाख रुपए मेरे से ले लो और मंदिर शुरू करो, सामान ले लो, पैसे पहुंच जाएंगे शाम तक। तो उन्होंने वैसे तो सामान नहीं लेना था, पर अब आपके प्रॉमिस के बेसिस पे उन्होंने सामान ले लिया। तो क्या अब वो आपको सू कर सकते हैं? Yes, ma'am.
अब कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी एस्टॉपल। इस केस में क्या था, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस वर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो आपने कहा कि हाँ मैं इतने पैसे दे दूंगा, वो जो था उस बेसिस पे कोई टेम्पल को उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। पर जहां पे सिर्फ आपके प्रॉमिस के कारण, आपकी वर्डिंग्स के कारण उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया है, वहां पे उनके ऊपर, आपके ऊपर प्रॉमिसरी एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन लग जाएगी और आपसे सू करके हम पैसे भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, कंसेप्ट ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल अंडरस्टूड। Yes. नेक्स्ट आइए बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन